तो चलिए बच्चों, आपके सिलेक्शन की यानी कि वेक्टर्स। वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में हर जगह यूज होता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और यदि आपने वेक्टर्स अच्छे से कर लिया तो आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम लेवल 40% तो कम हो ही जाएगी। तो चलिए ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बिल्कुल वैसे ही उतने ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, परंतु इसके बाद हम प्योर वेक्टर के भी बहुत से एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस दे सकते हैं। तो ये वेक्टर्स होते क्या, उससे पहले आप बताइए ना, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है यार? अरे जिसका मेजरमेंट होता है वही तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिनका भी मेजरमेंट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की नहीं होती, बहुत से तरह की होती हैं। मतलब हम दो की बात करेंगे, बहुत से की बात नहीं करेंगे। एक होता है स्केलर, एक जब वेक्टर की बात होगी तो स्केलर तो आएगा ही बच्चों, और सेकंड जो होता है वो होता है वेक्टर। What is the difference between स्केलर एंड वेक्टर? स्केलर को हम केवल मैग्नीट्यूड का मतलब पता है बच्चों? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू। आप इस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकते हैं। और पता है वेक्टर जो होते हैं ना, उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और बच्चों, डायरेक्शन मीन्स व्हाट? डायरेक्शन मीन्स होता है स्पेसिफिकेशन। सुनिए कैसे क्लासीफाई करें, यहीं से समझना शुरू करिए कि हमें जो फिजिकल क्वांटिटी को केवल नंबर से नहीं बता पाए, उसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन देना होती है, वो सब होते हैं वेक्टर। और जो फिजिकल क्वांटिटी केवल नंबर से एक्सप्लेन हो सकती है, समझी जा सकती है, वो होते हैं स्केलर। देखिए, आपको मैंने बोला कि मार्केट से आलू लेके आओ, 5 किलो आलू लेके आओ। आप जाके ले आओगे, 5 किलो आलू ले आओगे। परंतु मैंने आपसे बोला कि जाओ 5 किलो आम मैंगो लेके आओ। यार आपको पूछना पड़ेगा यार कि सर कौन से मैंगो लाने, कच्चे पक्के लाना तो कौन से लाने? ये बहुत सी बातें पूछनी पड़ेगी, और उसी को डायरेक्शन कहते हैं। हमारी फिजिक्स में तो दो डायरेक्शन होती हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और एक नेगेटिव डायरेक्शन होती है। और बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ सुन लीजिए जो आपको बहुत काम पड़ने वाली, बहुत कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो ये माइनस साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं जब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जब केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड नंबर होता है। तो यार सिंपल सी बात है कि हम इसकी बात करते हैं, इसमें वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, यार वर्ग तो वर्ग होता है। आप कोई चीज को तोड़ो तो वर्ग है, जोड़ो तो वर्ग है, आप कुछ भी कर रहे हो तो वर्ग कर रहे हो। परंतु यार यदि हम फोर्स की बात करते हैं तो फिर हमें पता लगना चाहिए कि फोर्स अप्लाई किस लिए हो रहा है। क्या हमें तुम्हें सेलेक्ट करवाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? क्या हम तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, बताना पड़ेगा आपको कि फोर्स अप्लाई क्यों कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप किसी को मार पीट रहे हो, कि किसी को समझाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी को उसको इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर, फोर्स अप्लाई कर रहा है यार, तो क्या वो दर्द देने के लिए कर रहा है? नहीं, बताना पड़ेगा कि ठीक करने के लिए कर रहा है बच्चों। तो फाइनली यहाँ फोर्स की डायरेक्शन होती है और इसे हम वेक्टर बोलते हैं। पता है, एक और बात हम यहाँ पे बता दें, करंट के जब डायग्राम बनाते हो तो आप डायरेक्शन तो बनाते हो यार, डायरेक्शन तो देते हो, परंतु इसके बावजूद करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बोलेंगे नहीं यार स्केलर नहीं होती, विद्वान लोग बोलते हैं ये टेंसर होती है। टेंसर का मतलब क्या होता है? टेंसर का मतलब होता है आइदर वेक्टर आर स्केलर। तो हमें टेंसर से मतलब ही नहीं है यार, यहाँ पे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। परंतु ऑप्शन में यदि आ जाए तो दो चीजें होती हैं हमारे पास जो हमसे पूछी जा सकती हैं, करंट एंड प्रेशर। हम तो बोलेंगे ये स्केलर है, परंतु उन्होंने ऑप्शन दिया तो आप बोल देना टेंसर है, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है, जब कंफ्यूजिंग कोई चीज होती है तो उसे टेंसर बोल देते हैं। तो बच्चों फिर भी हम तो इसे स्केलर में लेके चलने वाले हैं। आप जरा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए जो आपको बहुत काम पड़ेगी फ्लक्स के लिए। हमारे पास जो एरिया होता है ना,
एरिया वेक्टर होता है। यार हर एरिया वेक्टर होता है? नहीं होता, कुछ एरिया स्केलर भी होता है। अब तो प्रॉब्लम आ गई, कौन सा एरिया स्केलर होता है? जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सरफेस होता है तो हम स्केलर बोल देते हैं। अर्थ के लिए स्केलर बोल देंगे, अर्थ के लिए स्केलर बोल देंगे। परंतु 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 जो हम यूज करते हैं, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, वो तो सब वेक्टर है। तो फिर एरिया वेक्टर होता है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? एरिया वेक्टर होता है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों? तो इसकी जो डायरेक्शन की बात होती है ना, वो ऑलवेज, यहां लिख रहे हैं परपेंडिकुलर आउटसाइड। हम आउटसाइड बोल रहे हैं, अपवर्ड लिखा हुआ बुक में, अपवर्ड नहीं बोलेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर आउटसाइड, बाहर की तरफ ही होती है। देखिए देखिए देखिए, हमारे पास ये है एक सिलेंडर, इसका सरफेस देखिए, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है और एक सरफेस है। इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, इसे S1 सरफेस बोल दें तो S1 वेक्टर ये होगा। इसको यदि हम S2 सरफेस बोल दें तो ये होगा S2 वेक्टर। और पता है इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। बच्चों बच्चों बच्चों, एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो एरिया इज ए वेक्टर। कौन सा एरिया वेक्टर होता है? जो छोटा होता है, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं ना। हम ज्यादा अर्थ की बात तो करते नहीं हैं। तो हम अब सिंपल सी बात, ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए चलिए इसे हटाइए, इसे अपन हटा देते हैं। और हटाने के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? हटाने के बाद हम बात करते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें आप समझते हो, परंतु आपको फिर से समझना पड़ेगा। जिसके ऊपर एरो लगा होता है ना, वो मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मैग्नीट्यूड होगा ए, या ऐसे मॉड लगा के भी ये बोल देते हैं। हमने बोला ना यार, हमारे पास केवल दो डायरेक्शन होती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। मॉड लगा देंगे तो कहाँ नेगेटिव बचेगी? हमेशा पॉजिटिव बचेगी। डायरेक्शन तो खत्म हो गई ना इसकी। तो समझ गए यार आप। इसे हम ऐसे बनाते हैं। एक देखो जरा, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है और एक वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। अरे यार बी वेक्टर बड़ा, ये जो है ना टेल बड़ी है, इसे टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। और इसे क्या बोलते हैं? हेड। मतलब कोई वेक्टर यदि ऐसा जा रहा हो तो इस पे हम क्या ऐसा लिखते हैं? कभी नहीं लिखते, हम हमेशा ऐसा ही लिखते हैं। बच्चों ये हेड और टेल इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन देता है, ये हेड है और ये है आपकी टेल। चलिए चलिए, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसके ऊपर एरो का साइन लगा के उसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे भी हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी बोल सकते हैं। डराने के लिए ऐसे बोल देते हैं, हटाओ यार इसे, कुछ बड़ी चीज पढ़ने वाले हैं अपन और कुछ अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं। स्केलर हो गया जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर हो गया जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं, यूनिट तो होती हैं इन लोगों के पास। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक वेक्टर हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। समझना स्टार्ट करिए अब आपको। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे ही समझेंगे, ओनली डायरेक्शन। मतलब इसके पास केवल डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 नहीं, 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ओनली डायरेक्शन होती है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब वो केवल डायरेक्शन होती है। तो जब भी कोई यूनिट वेक्टर की बात करे तो आप समझ जाना कि केवल डायरेक्शन है। यार मैग्नीट्यूड 1 कैसे करें? हमारे पास ए वेक्टर है, तो ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अभी तो बताया, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो इसे ए से ही डिवाइड कर दो। यार मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। किसी भी नंबर को उसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 1। तो यार इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। अब ये क्या बचा? केवल डायरेक्शन। और केवल डायरेक्शन को क्या कहते हैं? केवल डायरेक्शन को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसे कैप लगा के बनाते हैं। यार एक फार्मूला आ गया हमारे पास, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। तो हम ए वेक्टर चाहिए ना, ए वेक्टर चाहिए तो ए इंटू ए कैप हो जाएगा। यार यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड का इंटू करोगे तो वेक्टर आएगा कि नहीं, ये यूज करना पड़ेगा।
यार कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो यूज करेंगे, और बहुत से वर्क एनर्जी पावर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी यूज करेंगे। तो ये बहुत जगह हम इसे यूज करने वाले हैं। बच्चों बच्चों बच्चों, ये तो हम किसी का भी यूनिट वेक्टर आता है, परंतु हमारे लिए 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर होते हैं। पहला यूनिट वेक्टर होता आई कैप, पता है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जिस यूनिट वेक्टर को यूज किया जाता है वो यूनिट वेक्टर आपका आई कैप होता है। और जे कैप बाय एक्सिस के लिए होता है। यार ये वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल, है ना। और इसके बाद एक और चीज होती है के कैप मतलब जेड एक्सिस, ये आपकी डेप्थ या हाइट देता है। और 3 एक्सिस मतलब आई कैप का मतलब समझ जाना एक्स एक्सिस में, जे कैप का मतलब समझ जाना बाय एक्सिस में, और के कैप का मतलब तो आप समझ गए क्योंकि ये तो जेड एक्सिस में। परंतु एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी मुझे जरूरी लग रही है यार, कि ये है हमारे पास एक एक्स एक्सिस और ये बाय एक्सिस। कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आई कैप होगा, पता है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस आई कैप होगा। यार वेक्टर की 2 ही तो डायरेक्शन होती हैं, एक प्लस होती है और एक माइनस होती है, तो ये माइनस आई कैप हो गया। ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है तो प्लस जे कैप हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस जे कैप होगा। बोले सर क्या बता रहे हो यार, ये तो सब बातें पता नहीं। जो बात पे ध्यान देने वाली है वो बात तो अब समझेंगे। मान लो वो यहां से इधर ही इधर चलने लगा, ये ओरिजिन है, तो बच्चों उसकी डायरेक्शन यहां, जबकि हम क्या बोलते हैं ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये माइनस और प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस और माइनस है, हम तो कहते हैं ये। परंतु यहां पे यदि कोई चीज इधर से यहीं इधर चलने लगी तो बच्चों ये यहीं आई कैप हो जाएगी, माइनस ओरिजिन तक का इंतजार नहीं करेगा, वो यहीं माइनस हो जाएगी। ये यहां से नीचे गिरने लगी तो ये माइनस जे कैप हो जाएगी, ये यहां से इधर चलने लगी तो प्लस आई कैप हो जाएगी, ये यहां से ऊपर चलने लगी तो प्लस जे कैप हो जाएगी। ऐसे ही का ऐसा के कैप में भी होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ओनली डायरेक्शन। यार आप ही से देखो ना, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ बेईमानी कैसे कर सकते थे? तो फिर हमने यूनिट वेक्टर की बात की, और ओनली डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है। ये फार्मूला याद रखना आप, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बी वेक्टर को यदि बी से डिवाइड कर दें तो हमें बी कैप मिल जाएगा, बी कैप बी कैप बी कैप। चलिए ये वाली बात भी हमने खत्म कर ली है, और ये आप स्टोर करते जाओ, ये सब एफडी करते चले जाओ। अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना है। हमारे पास है एक वेक्टर ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। तो बच्चों क्या इन दोनों के बीच का ये एंगल होगा? नो, ये एंगल नहीं होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये है वो एंगल। यार ये तो टफ हो गया यार, कैसे करें? तो जब एंगल जब हम निकालते हैं तो पता हम क्या करते हैं, वेक्टर का हेड टू हेड, वेक्टर का हेड टू हेड मिलाओ, या फिर हम क्या मिलाएंगे, टेल टू टेल। कैपिटल ही लिख दो यार, बीच में कुछ नहीं होता। सुनो, मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। पता है इसकी डायरेक्शन मत बदलो, इसको ऐसे करके इधर ले आओ। डायरेक्शन नहीं बदली तो वेक्टर भी चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो यार इसे खींचो ना, पकड़ो, इधर ले आओ तो ये बी वेक्टर यहां आ गया। अब बी वेक्टर यहां आ गया, इसे पकड़ के यहां लाए। अब देखो ना, दोनों की टेल से टेल मिल गई और ये वेक्टर के बीच का एंगल हो गया है। तो जब भी आपको 2 वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है तो आप क्या करते हो, तो आप टेल से टेल मिलाते हो या फिर हेड से हेड। आप एक काम करिए, इसे पकड़ के यहां से नीचे ले आइए, बी वेक्टर को पकड़ के आप यहां ले आए, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। देखो ना यार, एक लाइन को ऐसी लाइन काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ना।
तो यार बच्चों, हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मिलाओ, एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। इसे ऐसे मिटा के एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं अपन, है ना। ये है एक वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर। अब आप क्या करोगे, इस वेक्टर को पकड़ के आगे ले जाओ, खींचा हमने इधर और इसे ऐसे ले आए। ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो गया। वो पता क्या बोलते हैं, वो पता को इनिशियल वेक्टर होते हैं। बहुत से वेक्टर एक ही जगह से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये को इनिशियल वेक्टर हैं। सबकी टेल से टेल है, सबके बीच के एंगल ऐसे ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। पर लामी थ्योरम पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, परंतु इंट्रोड्यूस तो जाए। तो बच्चों दो वेक्टर के बीच के यदि आपको एंगल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप टेल से टेल मिलाएंगे, टेल से टेल मिला, हाँ इतना बेकार नहीं गाना चाहिए सर। तो फिर हेड से हेड मिला लो, है ना। तो हेड से हेड मिला के, टेल से टेल मिला के हम दो वेक्टर के बीच के एंगल निकाल देते हैं। यार दो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर से तो इंट्रोड्यूस हो जाओ। पहला वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर, बड़े काम की चीज है। और वो कहते हैं यार सरल चीज है, परंतु यार इसी में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं हमें नहीं पता। और एक और भी बात करेंगे, हम यहीं पे बात करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी बात यहीं पे करने वाले हैं। दो वेक्टर की बात करेंगे। देखिए जरा, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब कोई पार्टिकल है, तुम हो, तुम इस पोजीशन पे हो, पी पोजीशन पे, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। ये तो डायरेक्शन पता लग गई ना, ये तो डायरेक्शन पता लग गई। तो आपने क्या किया, आपने यहां से यहां तक एक लाइन मिला ली और ये ही है पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। काम की चीज है बेटा, हर चीज तो पोजीशन वेक्टर से ही निकलती है यार, ऐसे ही करोगे हर कुछ है सर, ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पे क्या हो गया, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और ये ही वेक्टर क्या है आपका, यही वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें। यार डिस्प्लेसमेंट में बता क्या हो क्या रहा है, ओरिजिन तो भैया इधर चुपचाप बैठे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन चुपचाप यहाँ बैठे। वो भैया क्या कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। वो भैया कौन है, बहन है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भैया होता है कि बहन, ये आप सोचना, आपके लिए सोचने के लिए छोड़ दिया। वो यहाँ से चले पी से और यहाँ पहुंच गए पी डैश। ओरिजिन से तो कहीं रिलेटेड ही नहीं हुआ यार, तो पोजीशन वेक्टर कैसे दे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अदर देन ओरिजिन। जब वो चलता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, परंतु डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमें जरूरत पड़ती है पोजीशन वेक्टर की। तो यार प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम दो पोजीशन वेक्टर लेंगे। ये पी कौन सी कंडीशन है, ये इनिशियल है, स्टार्ट पॉइंट है, और ये कौन सा है, फाइनल है। फाइनल का मतलब एंड पॉइंट, जहां वो खत्म होता है उसे फाइनल कहते हैं। एक पोजीशन वेक्टर हमने ये बना लिया R1 वेक्टर, और एक पोजीशन वेक्टर हमने ये बना लिया R2 वेक्टर। कहां जा रहे हैं ये जा रहे थे P से P डैश की तरफ। कहां जा रहे हैं ये, P से P डैश की तरफ। आपको ही देख रहा हूं, हाँ, P से P डैश की तरफ। तो ये इनिशियल है, ये इधर है। तो यदि हमें P से P डैश निकालना है वेक्टर, तो पता फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब भी हमें से ये पीपी डैश क्या है, पीपी डैश इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए दो पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है, समझ गए आप। और क्या करेंगे आप हमेशा, हाँ, जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होंगे, जब आप बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ रहे होंगे जिनमें वेक्टर यूज होता है, तब आप याद रखना फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। फिर से मैं बोल दूं, वेक्टर्स के वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो तब हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, और बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, तो हमने यहाँ पे बात कर ली पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फालतू नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर,
नल वेक्टर तो आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है, उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है यार नल वेक्टर की। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, केवल प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो रही है, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फिर हम वही पढ़ेंगे जो हमारी जरूरत है, जिसका हम यूज करेंगे। आगे की बात करते हैं यार, हम यहां पे बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों चीजें पता करेंगे। पहले एडिशन पढ़ते हैं, फिर एडिशन के कुछ लाभ ही पढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला है कि यहाँ के कॉन्सेप्ट, आप पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये केवल वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, हम एडिशन की बात करते हैं। हमें एक वेक्टर चाहिए ए वेक्टर, और इसमें ऐड करना है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ये लाइन जो लंबी खिंचती है ना, ये मैग्नीट्यूड होती है। ये लंबी लाइन मैग्नीट्यूड होती है। बच्चों ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब पता, जब इन दोनों को ऐड करना होगा तो पता है हम फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल ऐड करेंगे। मतलब हम लेते क्या हैं, हम यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है ना, उसका लेते हैं हेड, और जो सेकंड वेक्टर है ना, सेकंड वेक्टर, उसकी हम लेते हैं टेल। और इन दोनों की मीटिंग करवा देते हैं। करवा दो, इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ो, जबकि एंगल में उल्टा करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने ये किया जो इन्होंने बोला है। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, और इस बी वेक्टर को पकड़ा और ऐसे ही कैसा इधर ले आए, ये हो गया बी वेक्टर। कर दिया, उनने बोला था कि ऐसा करना है, वैसा हमने कर दिया है। अब क्या करें, बताएं। अब रिजल्टेंट कहां से आएगा, रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट के लिए जो होगा ना, फर्स्ट वेक्टर का टेल टू हेड ऑफ सेकंड या लास्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर। बहुत से भी ऐड कर सकते हैं, सेकंड की जगह अपन लास्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए भैया और बहनों, ये देखिए, ये फर्स्ट के हेड से सेकंड के इसको मिला, ये ऐड हो गया, ये दोनों का वो मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल गया है। तो आपके शहर में पहली बार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होगा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। चलो थोड़ी सी बात और करना ही पड़ेगा यार। अपन ने प्लस किया है, अपन अब यहीं के यहीं माइनस भी करेंगे, चलो अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आपको पता क्या है, ये है आपका ए वेक्टर, समझना तो जरूरी है। हाँ, और माइनस करना है बी वेक्टर को, माइनस करना है किसी भी वेक्टर को। यदि उसका माइनस वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्शन इनवर्स कर देते हैं, डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं। तो पता बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर क्या होगा पता है, यहां से बिल्कुल ऐसा करके ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब इसे हटा दो ऊपर वाले को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा। ये माइनस बी वेक्टर है और ये प्लस कर दो। तो अब आप इसे ऐसे बना लिया, आपने इसे लिख दिया ए वेक्टर और इसे लिख दिया माइनस बी वेक्टर, और यहाँ प्लस ही लगा दो। वो ही करेंगे जो कर रहे हैं। इसको अपन ऊपर लेके चलते हैं, अपने पास इधर जगह है। तो आपका ए वेक्टर हो गया और ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर। वही किया, फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल मिलाई, परंतु सेकंड प्लस दिया था तो पहले उसे माइनस किया अपन ने, और फिर ये ही चलेगा यहां से यहां तक। ये आपका आ गया ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यार माइनस भी लिख सकते थे ना, उसमें अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। देखो ना, इसका ऐसा आ रहा था और इसका देखो ऐसा आ रहा था, डायरेक्शन चेंज हो गई,
हो गई तो हो गई। तो ये हमें सब्सट्रैक्शन मिला। थोड़ा सा ये चीज समझ लिया, ये चीज आपने देख लिया, ये चीज आपको समझ में आ गई। थोड़ा 3-4 वेक्टर को ऐड करें, फिर 3-4 वेक्टर को अपन माइनस भी करेंगे, 3-4 वेक्टर को ऐड करेंगे, 3 और 4 वेक्टर को माइनस भी करेंगे। अपन सब काम करने वाले हैं और फिर अपन ट्रायंगुलर लॉ पढ़ेंगे और फिर अपन वो लॉ पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन सा लॉ, जो कि आपके फिजिक्स में कदम कदम पे यूज होता है, पैरालेलोग्राम लॉ। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है हमारे पास ए वेक्टर, प्लस करना है, ये है हमारे पास बी वेक्टर, प्लस करना है, इसमें प्लस करना है, ये है हमारे पास सी वेक्टर। चलो क्या करने वाले हैं अपन, ए वेक्टर बनाया हमने वैसे ही के वैसा, और फिर हमने क्या किया, ये बी वेक्टर को इधर से इधर ले आए, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। देखो ना, इसे पकड़ के ऐसे लाके इसके हेड से इसकी टेल मिला दी। अब हमें यही काम करना पड़ेगा सी वेक्टर को, इसको ऐसे ही के ऐसा लेके आओ, ऐसे ही के ऐसा लेके आओ बच्चों, ये आपका हो गया सी वेक्टर। फर्स्ट की टेल, लास्ट का हेड, रिजल्टेंट आए हमारे धिंटनान, ये रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ गए, समझ गए ना आप। चलिए अभी हम ऐसा करते, इसे मिटा दें, इसे मिटा देते, इतना थोड़ी टाइम, इतने में तो आप समझ ही लेते हो। एक काम करते हैं, ये तो आपका ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, माइनस कर दो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर दो। अब तो अपन ऐड कर देते हैं। तो यार बी वेक्टर का हमें नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। हमें करना ये था, हमें करना ये था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना था। चलो पहले हम एक बार में इसे ऐसा कर लेते हैं, एक बार ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर, अब हमने माइनस की जगह प्लस लगा दिया, बी का नेगेटिव वेक्टर इधर बना दिया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी टेढ़ी हो गई, परंतु सेम डायरेक्शन में रहती है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हमें रखना होता है बच्चों। तो फिर वो ठीक है, ए वेक्टर ये माइनस बी वेक्टर और प्लस तो सी वेक्टर है ही, सी वेक्टर ऐसे ही लिखना है कि अपन ने बनाना है, ये जो है ना वो सी वेक्टर है। अब टेंशन नहीं है, अब टेंशन नहीं है। अब आप आगे करिए, आपने लिख दिया ए वेक्टर, थोड़ा बड़ा बने, आपने इधर ऐसे करके कर दिया माइनस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर आपका ऐसा हो गया सी वेक्टर, जैसा था वैसे ही। ये फर्स्ट का टेल और लास्ट का एड, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। बच्चों यही ज्यादा काम पढ़ने वाले हैं यार, आपको पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ने वाले काम होंगे। चलिए चलिए अब हम ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। वैसे तो हमने ट्रायंगुलर लॉ ही पढ़ा है। यदि कोई एडिशन ऐसा हो रहा होता है, ए वेक्टर और ये कोई चीज हो रही होती है बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। यार सुनो जरा, इसे नाम दे दो ओ ए और इसे बी बोल दो। ये आपका क्या हो गया? ओ ए वेक्टर प्लस ये क्या हो गया आपका? ए बी वेक्टर। यार एक बात सोचो, वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, मुड़ता है क्या? पहले ओ से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, ये कोई बात ही नहीं है, वो सीधा फर्स्ट से लास्ट जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां देख रहे हैं वहां सीधे जाएंगे। रास्ते में आंधी तूफान, पहाड़, पर्वत, पत्थर, नदी कुछ भी आ जाए, रुकेंगे नहीं, फाइनल पे पहुंचेंगे। हम ए पे जाएंगे ही नहीं। तो ए और ए कॉमन है ना, काट दो, कॉमन है तो काट दिया। ये क्या बचा? ओ बी वेक्टर। ये हमारा ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ऐसे भी आर वेक्टर से शो कर देते हैं। तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। पॉलीगन लॉ की बात और कर लीजिए, पॉलीगन लॉ की बात और कर लीजिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। बहुत हैं, बहुत हैं, इतने बहुत हैं। तो यार ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। देखो तो जरा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। देखो बच्चों, फिर वही बात, डिस्प्लेसमेंट सीधा चलता है, बीच में कहीं नहीं जाता। इससे सहारा नहीं चाहिए ना किसी का।
ये ए से कॉमन हो गया, बी से बी कॉमन हो गया, ए से ए कॉमन हो गया, बी से बी कॉमन हो गया, तो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा ओसी वेक्टर। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। एक बात बता दें, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, परंतु ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। ये आपका पॉलीगन लॉ हो गया, ये हो गया, ऐसे कितने ही सारे हों, अपन ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया हमने, जोड़ लिया हमने। अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो तुम फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करते हो, ट्रायंगुलर लॉ हमने ये बनाया है। ट्रायंगुलर लॉ हमने क्या बनाया, ये बनाया है ट्रायंगुलर लॉ। ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा रिजल्टेंट आ गया था। परंतु यार कंडीशन ये हो, एक वेक्टर ए यहां लग रहा है और एक यहां लग रहा है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो रिजल्ट कहां आएगा, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों साथ खींच रहा है, वो कहीं बीच में जाएगा, बिल्कुल बीच में नहीं जाएगा। जो ज्यादा ताकत लगाता है उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, जो कम ताकत लगाता है उसकी तरफ कम जाएगा, जो फोर्स ज्यादा है उसकी तरफ ज्यादा, जो फोर्स कम है उसकी तरफ कम होगा। या हाँ, तो पता रिजल्टेंट हमें कहीं बीच बीच में मिलने वाला है, इधर कहीं हमें रिजल्टेंट मिलेगा आर। तो क्या था पैरेललोग्राम लॉ, डेरिवेशन तो अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दोनों वेक्टर का यदि हमें ये रिजल्टेंट निकालना है तो आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला लगेगा, एंगल चेंज होता जाएगा, फार्मूले चेंज होते जाएंगे। यार एक बात बताना हम भूल गए, दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। नोट कर लो यार, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन फ्रॉम 180 एंड लेस देन फ्रॉम 0। याद रखिए, हाँ याद है। सुनिए, तो ये रिजल्टेंट, डायरेक्शन भी तो पता करनी, क्योंकि हमने भी बोला है कि बिल्कुल बीच में थोड़ी जाएगा, जिधर का ज्यादा होगा उधर ज्यादा जाएगा। तो डायरेक्शन यदि हमें पता करनी है तो डायरेक्शन हम tan थीटा से पता करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमें मिलती है, ये तो मिल गया मैग्नीट्यूड और ये मिल गया डायरेक्शन। और जब दोनों चीजें अपने मिल जाती हैं तो फिर हम वेक्टर की बात करने लगते हैं। सुने बाबू मोसाए, चलिए हम बात करते हैं आगे की। तो हमने बोला ना थीटा 90 हो जाए तो कॉस 90 0 होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना यार कि थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सीधा फार्मूला लगाना, आपके पास टाइम है क्या, पहले पूरा लिखो फिर थीटा लिखो फिर ये करो, कौन देख रहा है, टिक तो लगाना है। तो टिक लगाना ऐसी तो नहीं होता, करना तो पड़ता ही है सर। 180 हो जाए इनके बीच में, तो 180 का एंगल यदि हो जाए तो -1 होता है ना। तो फिर फैक्ट है कि वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ऐसे माइनस करके कॉस 180 की। अरे यार थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू रख देना यार, फालतू यार इतना उलझाते हो यार। अच्छा आप लोग उलझा ही नहीं रहते हमें। तो बच्चों ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया है। अब जरा हम बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये भी पूरी फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ता है। रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजोल्यूशन, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है बच्चों। वेक्टर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। चलो एक्सिस सिस्टम बना देते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड y। यहाँ से यहाँ तक ये O, ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। चलो अपन कुछ बच्चों वाली हरकत करते हैं। इससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया x, इससे परपेंडिकुलर डालते हैं ये y, तो ये y हो गया।
ये बाय है तो ये भी बाय हो गया। ये वाला एंगल अपन कितना मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं अपन। तो बताओ तो x इज इक्वल टू कितना होगा, बताओ x, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, जिधर एंगल है उधर की बात करें। देखो तो जरा cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस मतलब x अपन r, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। r रिजॉल्व हुआ है, ये x इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया। एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कहां वर्क करता है, ये कंपोनेंट वर्क करता है जिधर एंगल बन रहा है उधर। और यार दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में एंगल कितना होता है तुम्हें पता है, हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं दोनों, क्योंकि एक बेस और एक हाई परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बच्चों यदि हमें ये बाय पता करनी है तो फिर हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, बाय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये हो गया आपका आर साइन थीटा, ये हो गया आपका आर साइन थीटा। यार दो कंपोनेंट बढ़ गए। अच्छा ये आर साइन थीटा तो ये भी आर साइन थीटा। अब इसे थोड़ा सा प्यूरिफाइड करिए, ये था वो आर, एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये थीटा था तो आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये हो गया आर साइन थीटा। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात बाद में करेंगे, फोर्स वगैरह, दो कंपोनेंट में केवल तभी रिजॉल्व होती है जब अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो। वो यदि यहाँ होता तो रिजॉल्व नहीं होता, यहाँ होता तो रिजॉल्व नहीं होता, वो इधर रिजॉल्व होगा, इधर रिजॉल्व होगा। तो अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होगा तो वो रिजॉल्व होगा, नहीं तो वो रिजॉल्व नहीं होगा। मान लो कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो बच्चों एक फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इधर होगा, इसे बोलेंगे वर्टिकल। यदि हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो इसे हम बोल देंगे एफ कॉस थीटा, और इसे हम बोल देंगे एफ साइन थीटा। ये रिजोल्यूशन के लिए थोड़ी सी एक बात हम कर लेते हैं जल्दी से, हालांकि उस टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे। मान लो हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है आर, परंतु तुम्हें पता है एम जी यहाँ वर्क करेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ खींचती है ना, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो यार ये एम जी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा को ये आर बैलेंस कर देगा, एम जी साइन थीटा के कारण वो स्लाइड हो जाएगी। तो इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रखिए, नीचे की तरफ स्लाइड कौन करता है, एक कंपोनेंट करता है। एक कंपोनेंट तो खत्म हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन से, दूसरा कंपोनेंट वहां पे वर्क करता है बच्चों। तो ये बात समझ में आई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया कि नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, और ये बात आपको समझ में आ गई है। और भी हमें बहुत सी चीजें करनी हैं, तो उसके लिए हमें समझना तो होगा, तो समझ रहे हैं ना यार हम उसके लिए। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जब वेक्टर के प्रोडक्ट की बात होती है ना, एक प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट। चलो यार दोनों की बातें साथ साथ कर लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों की बातें करते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा जो था वो वेक्टर प्रोडक्ट था, फर्स्ट नंबर जो था वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट था। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। देखिए इसमें यदि ए वेक्टर है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट, और इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐसे लगा देते हैं।
तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये सिंबल है यार, वो बताने के लिए कि ये कैसा होता है, ऐसे सिंबल रहते हैं। तो पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और पता है क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, कॉस थीटा थीटा, थीटा ए और बी के बीच में एंगल। अब सुनो जरा, ये कब होने वाला है स्केलर प्रोडक्ट, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, तो लगेगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में कहीं जाएगा हमें नहीं पता यार कौन ज्यादा लगा रहा है कौन कम लगा रहा है, इसलिए रिजल्ट हमारा क्या आता है, रिजल्ट हमारा आता है स्केलर। तो ये रिजल्ट स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये आएगा ए इंटू बी साइन थीटा आता है यहां पे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है तो एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से इंटू कर देने का मतलब समझते हो, यूनिट वेक्टर। आप देखो जरा किसी स्क्रू को कसो, एक फोर्स इधर लगाओगे एक फोर्स इधर लगाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे ना, ऐसे 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 कसते जाओ, ये कसते जाओ, नीचे जाएगा, डायरेक्शन फिक्स है और किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता स्क्रू। आप ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर आएगा, ये ऐसे, एक फोर्स से दूसरी तरफ के फोर्स को आप ऐसे करो, ये अब ऐसे कर रहे थे तो ये एक फोर्स से दूसरे फोर्स की तरफ हाथ जाएगा तो ये, समझ गए, और वहां से इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ऐसा चलेगा तो ऊपर हो जाएगा। तो बच्चों ये लगता है तब। अब सुनिए, अब सुनिए, ये मिटा रहे हैं हम, ये मिटा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत से काम करने हैं यार, बहुत काम है, बहुत काम है, और ये तो पूरी फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं हम 11 12 दोनों की। तो वेक्टर तो आपको अच्छे से करना ही करना होगा, समझना ही समझना होगा। अब जरा हम यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं। और देखिए जरा, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, इसे भी अपन दो पार्ट में मान लेते हैं, आई कैप डॉट आई कैप। और थोड़ा इधर कर लो, जगह बचाओ यार, हम नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ये तो दिख रहा है आई कैप डॉट आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड बन, दूसरे का मैग्नीट्यूड बन। कोई चीज खुद के साथ कितने का एंगल बनाती है यार, कोई चीज खुद के साथ 0 का एंगल बनाती है, तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 बन होता तो बन हो गया। मतलब किसी यूनिट वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ यदि अपन इंटू कर दें तो बन आता, मतलब आई कैप डॉट आई कैप बन होगा। बिल्कुल ऐसे ही के ऐसे बच्चों, जे कैप डॉट जे कैप भी बन होगा और के कैप डॉट के कैप भी बन होगा। और पता, अब उल्टा करो, आई कैप डॉट जे कैप करो, तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो आई कैप और जे कैप मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल, दोनों के बीच एंगल कितनी होती है, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड बन, इसका मैग्नीट्यूड बन cos 90, cos 90 0 होता है तो 0 हो जाता। तो बच्चों जब आई कैप और जे कैप का इंटू करते हैं ना, जब आई कैप और जे कैप का इंटू करते हैं तो 0 हो जाता है, यस, सब 0 हो जाता है। फिर ऐसे ही अपन आई कैप डॉट के कैप, ये भी 0, फिर अपन के कैप डॉट जे कैप, ये भी 0, लो सब 0 हो गए, हो जान दो। यहां पे करते हैं अपन, यहां पे जो चीज यूज करते हैं वो चीज है हमारे पास, क्योंकि रिजल्ट आएगा जब आई कैप का जे कैप में इंटू करेंगे, जे कैप का के कैप में इंटू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए इनके जो यूनिट वेक्टर है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यार, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक कुछ बनाना पड़ता है। ये यहां लिखें अपन आई कैप, यहां लिखते हैं अपन जे कैप, और यहां लिख देते हैं अपन के कैप। बच्चों देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और क्लॉकवाइज जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये करेंगे तो अंदर जाएगा, देखो ना, ये ऐसा घूमेगा तो अंदर जाएगा, ऐसा घूमेगा तो बाहर जाएगा। कभी मत भूलना यार,
ऐसे घुमाओ तो इधर जाएगा, उल्टा घुमाओ तो क्लॉकवाइज घुमाओ तो पीछे जाएगा। ये तो स्क्रू का रूल है, पेचकस से कस के देख लो अपने घर के नट बोल्ट कोई से। तो पता है जब हम इधर से इधर चलेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, और जब इधर से, सुनो ये तो उल्टा हो गया, अब इधर से इधर चलेंगे मतलब ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। सुनिए, सबसे पहले आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे। आई कैप क्रॉस आई कैप, दोनों वेक्टर के बीच में जीरो का एंगल बनता है, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन जीरो। ये तो जीरो ही होता है क्योंकि साइन जीरो तो जीरो ही होता है। ऐसे ही बच्चों जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो जीरो, बिल्कुल ऐसे ही के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो जीरो। इसमें उल्टा हो रहा था, आई कैप का आई कैप में कर रहे थे बन, जे कैप का जे कैप में कर रहे थे बन, के कैप का के कैप में कर रहे थे बन। इसमें देखिए जीरो हो गया। अब जरा देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, कहाँ चल रहे हो आप, आई कैप से जे कैप की तरफ चल रहे हो। यदि आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू, मतलब आप कहाँ चल रहे हो, ए सी डब्ल्यू, तो पता रिजल्ट में प्लस के कैप आएगा। दो वेक्टर की लड़ाई होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट में तीसरा मिलता है। बस हमें यहाँ पे समझना है कि वो प्लस डायरेक्शन में मिलता है कि वो माइनस डायरेक्शन में मिलता है, हमें ये समझना है, ये जानना है। अभी प्लस कैप हो गया, अब जे कैप क्रॉस के कैप करो, जे कैप क्रॉस के कैप करिए। जे कैप क्रॉस के कैप फैक्ट है, ये भी हम ऐसे ही चल रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप। अब आप देखिए जरा, अब उल्टा होने वाला है, आई कैप क्रॉस, अब जे कैप क्रॉस आई कैप कर दो ना, ऐसा कर दो, ऐसा उल्टा कर दो, जे कैप क्रॉस, इसको कर दो जे कैप क्रॉस आई कैप। बताओ क्या होने वाला है, जे कैप से आई कैप की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। समझ दो, इसको बदल दो, के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। अब के कैप क्रॉस आई कैप करो, के कैप क्रॉस आई कैप, आप ऐसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस जे कैप, इसको उल्टा कर दो, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। मैं ये क्लॉक रूल आप बच्चों यूज कर लेना। अब दोनों में जरा कुछ इक्वेशन लेके दोनों के इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन और सीखना है हमें। आज की क्लास की ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सभी बातें इंपॉर्टेंट है कि अपन टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, समझते ही नहीं हो यार, बार बार हमें इंपॉर्टेंट बोलना पड़ा। ये तो सब देख लिया आपने, देख लिया तो फिर चलो जरा यहाँ पे इंटू करके देखते हैं जरा बड़ी बड़ी चीजें। मान लो ए कैप ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है हमें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब उन्होंने कहा कि ए कैप डॉट बी कैप बनाइए, बताइए कितना होगा। बड़ी सरल सी बात है, बिल्कुल टेंशन है ही नहीं बच्चों, केवल आई कैप का आई कैप में इंटू कर लो, जे कैप का जे कैप में इंटू कर लो, और के कैप का के कैप में इंटू कर लो बस। क्योंकि आई कैप का जे कैप में जीरो हो जाता है, आई कैप का के कैप में भी जीरो हो जाता है, तो आपके लिए टेंशन ही नहीं है। जब ऐसा इंटू आए तो आप तो इन दोनों का इंटू कर दो, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 2 माइनस 3 जा 6, माइनस 4 बन जा माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ गए। पता है, अभी जरा एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। यदि है ना मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वाली चीज तो समझ ही गए, चलो अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया है, आपको ए चाहिए। तो पता आप एक काम कर दो, अंडर रूट ए का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करके रूट कर दें तो मैग्नीट्यूड निकल आता है। तो यार इतनी चीजें क्यों लिखें, तो हम क्या लिखें, ये इसका क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप
होल स्क्वायर करके रूट लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड निकल आएगा। जरूरत पड़ेगी यार, पड़ेगी, नंबरों के लिए पड़ेगी। मतलब इसका इसमें इंटू, मतलब इसका इसमें इंटू, मतलब क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर दो बार लिख दें 3i कैप, वैसे टाइम पास कर रहे हैं हम, -2k कैप, और इसका इसमें इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना यार, 3i कैप का 3i कैप में कर लो, 2j कैप का 2j कैप में कर लो, 2k कैप का 2k कैप में कर लो, बस। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 3 जा 9। तो यार इतना करने की जरूरत क्या है, यहीं पे देखो ना, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, -2 2 जा +4, तो क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट 17। ये हमारा आंसर आ गया। यस यस, इट इज अवर आंसर। ओके, इसमें ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है और वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो पता क्या करते हैं, हमारे पास ए वेक्टर है AXi कैप प्लस A/J कैप प्लस AZK कैप, ऐसे ही बी वेक्टर दिया हुआ है BXi कैप प्लस B/J कैप प्लस BZK कैप, ये हमें दिया हुआ है। और उनने बोला है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू कितना। एक ही मेथड सीख लेना बच्चों, और उस मेथड को अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड करते हैं हम। पता है ऐसे बनाते हैं और ऐसे लिखते हैं। यहां पे आप लिख लीजिए, डिटरमिनेंट्स बनाइए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, AX, A/, और AZ। आप यहां पे सबसे पहले आप एक काम करिए, ऊपर लिख दीजिए I कैप, J कैप और K कैप। I कैप के साथ क्या था, AX, नीचे क्या था, BX, इसमें J कैप के साथ क्या था, A/, नीचे वाले में J कैप के साथ क्या है, B/, तीसरे वाले में क्या है, AZ, इसका कितना है, BZ। ये बन गया अपना डिटरमिनेंट। अब सुनना बच्चों, अब हम इसे इंटू कर रहे हैं, हमें एक पता क्या कर रहा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू, हाँ ध्यान से, हमें आई कैप का मल्टीपल चाहिए। आई कैप का चाहिए बच्चों, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, ये छोड़ा और ये छोड़ा, आई कैप जहां लिखा ना वो वाला कॉलम रो और वही वाला कॉलम छोड़ दिया। मतलब हम क्या छोड़ रहे हैं, हम ये छोड़ रहे हैं, ये ऐसे देखो यार, दिखता ही नहीं है यार, ऐसे और ऐसे, दिख रहा तुम्हें, दिख रहा बच्चों को, दिख रहा होगा यार, हमें तो नहीं दिख रहा। ये इधर छोड़ दिया, ये इधर छोड़ दिया, नीचे वाली चीज बची। पता है, सीधी सी बात है, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, A/BZ, ये छोड़ा है, ये छोड़ा है, A/BZ, ये क्या हो जाएगा, A/BZ, माइनस साइन लगा दो, AZB/, ये आई कैप आ गया, प्लस का साइन लगा के J कैप लिखो। J कैप देखो, ये लाइन छूटेगी और ये रो छूटेगी। अब आपने ये छोड़ दिया यार, इस बार तो ऐसे ही कर देते हैं, ये छोड़ दिया और ये वाला पूरा आपने रो छोड़ दिया। अब बचा क्या, AZBX, इसे क्या लिखेंगे, AZBX, और फिर लिखेंगे AX माइनस AX BZ, फिर प्लस लगा के K कैप करो। अब जब आप K कैप की बात करोगे तो ये पूरी रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, ये बचे, तो AXBY। अब K के बाद इधर से घूम के आना, तो यहां क्या लिखोगे, AXBY। हाँ, आप K के बाद A/BX पहले मत लिख देना, K के बाद घूम के बाहर से आएगा, AXBY होगा, माइनस A/BX होगा, AXBY और माइनस ये आपका हो जाएगा A/BX। समझ में आई ये बात पूरी, ये बात पूरी समझ में आई। ऐसे इंटू करते हैं। एक एग्जाम्पल भी समझा दें, चलो एक एग्जाम्पल भी समझा दे रहे हैं। तो यार ये तो देखो
डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो ये भी फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो इसे कम्यूटेटिव मत कर देना आज। चलो जरा इसी की बात कर लें, जरा हम इसकी बात कर लें जल्दी से, फटाफट इसकी बात कर ही लेते हैं अपन। एक प्रैक्टिकली कर लेते हैं अपन, एक वो करके आपको न्यूमेरिकल करने में सुविधा हो जाएगी। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, फिर 3 नहीं 2 लिखते हैं, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब आप बना लो डिटर्मिनेंट्स। आपको चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बनाया आपने, समझो अब, समझो यहां पे हो गया आई कैप, यहां पे हो गया जे कैप, और यहां पे हो गया के कैप। ये जे आई कैप के साथ इसमें 3 है, इसमें कितने हैं 2, जे कैप के साथ इसमें 2 है, उसमें कितने हैं -2, के कैप के साथ यहां है -1 और इसमें कितना है -4। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आई कैप के साथ। आई कैप में ये छूट गया, 2 माइनस 4, 2 इंटू -4, माइनस साइन लगाएंगे, -1 इंटू -2, ये हो जाएगा -1 इंटू -2, ये ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस आप कर दो जे कैप में ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, और यह माइनस लगेगा, माइनस के बाद क्या लगेगा, जे कैप का ये छूटा है, -4 इंटू 3, ये हो जाएगा -4 इंटू 3, ये भी बड़ा ब्रैकेट लगा दो। फिर आप करिए के कैप में ये दोनों छूट जाएंगे, 3 इंटू 2 आएगा, 3 इंटू -2 आएगा, माइनस लगा के क्या बोलेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू -2 हो गया, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे करके बंद कर दो। एक बार में सॉल्व कर लो यार, 2 4 जा 8, -8, 2 बन जा 2, ये भी -1 हो जाएगा, -8 माइनस, तो -10 आई कैप आ गया। 2 4 जा -8, माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 -8 ये हो जाएगा। चलो प्लस क्या लगाएं देखते हैं अभी, 2 बन जा -2 और 4 3 जा 12 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +10 जे कैप आ गया। फिर आगे की बात करिए, 3 2 जा -6, -2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन लगेगा सर, -3 2 जा 6, -2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -10 के कैप। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी जो हमने मिटा दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जय हो। आगे की बातें तो और करनी है ना अभी वेक्टर में, कैसे अब कुछ चीजें हमें, और लामीज थ्योरम की भी बात करेंगे अपन, साइन और कोसाइन लॉ की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं यार, रुके क्यों, चलिए जी। कुछ और बातें वेक्टर की थोड़ी सी बची हैं, इतना आपने समझा है, ये आपकी पूरी फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है, यलगार हो। अब हम यहाँ पे एक बात करने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला की बात समझिए। ये हमारे पास कोई, ये मान लेते हैं हम ए वेक्टर है, ए है और ये है बी, और इसका ये पोजीशन वेक्टर है आपका ए वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। इसे बीच से कोई काट देता है, बीच से कोई काट देता है, ये सेक्शन एम बन गया और ये सेक्शन एन बन गया, इसीलिए तो सेक्शन फार्मूला कहते हैं इसे। तो बच्चों इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेक्शन की यदि बात करनी है, सी को निकालना है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर, ये हो जाएगा एम बी वेक्टर, ये प्लस एन ए वेक्टर अपान
m प्लस n, ऐसे निकाल लोगे आप सी। सेक्शन की बात करोगे तो ये सेक्शन फार्मूला है। दूसरी चीज समझिए, एक और चीज समझिए, सेक्शन फार्मूला समझ गया। अब हम यहाँ पे एक और बात करते हैं और वो है हमारी डायरेक्शन कोसाइन। इसकी भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। ये बाय एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स बाय और जेड एक्सिस है। हमारे पास कोई पॉइंट P यहाँ है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, बाय एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है गामा। तो बच्चों यहाँ पे यदि हमें कॉस अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा किसका है, इसका एक्स के साथ है, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, ए एक्स अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही अपन निकालेंगे कॉस बीटा। बोलो 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 क्या होगा, कॉस बीटा में क्या होगा, ए बाय अपान सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही हम बात करेंगे तो कॉस गामा, तो ये हो जाएगा ए जेड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन होता है यार। चलिए चलिए ठीक है, ये भी आपने समझ लिया और नोट कर लिया। अब हम एक और चीज लामीज थ्योरम की भी बात करते हैं। लामीज थ्योरम के बारे में यदि हम बात करें तो हमारे पास तीन इक्विवेलेंट वेक्टर हैं, एक ही जगह से हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। मान लेते हैं यार, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ए होगा, बी होगा और सी होगा। ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा है। तो लामी भैया ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ए अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपान साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपान साइन गामा। अच्छा ये याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के सामने वाला एंगल, बी के सामने वाले एंगल का साइन थीटा और सी के सामने वाले एंगल का साइन एंगल। ये आपकी लामीज थ्योरम होती है। बस एक छोटी सी चीज और, इसके बाद एमसीक्यू करना अपन शुरू कर देते हैं और उसमें हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोजेक्शन। देखिए हमारे पास एक वेक्टर ये है ओ ए वेक्टर और ये ए वेक्टर है। एक वेक्टर ये है हमारे पास बी वेक्टर ओ बी। पता आप क्या करोगे, आप इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसे हम एम बोल देते हैं। पता ये क्या आएगा, यदि हम इसके एंगल की बात करें, ये थीटा एंगल है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा। और इससे एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, इससे बी कॉस थीटा बोलेंगे। बच्चों सुनो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज बी कॉस थीटा। एक सिंपल सी बात है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे आप लिख सकते हो बी इंटू ए कॉस थीटा। मतलब बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हो। ये इसका प्रोजेक्शन है। तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट और प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन द फर्स्ट। ये सिंपल सी चीजें हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे MCQs।